हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से विद्या बाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथमेटिक्स और अपनी एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। 13.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो सीधा अनुपात, एक होता है प्रतिलोम अनुपात। इसका मतलब होता है, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? अनुक्रमानुपाती इसको बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब देखिए, दो चीजें हैं। यदि दोनों जैसे x और y है, इसमें दो चीजें हैं। यदि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, यदि x घट रहा है तो y भी घटेगा। इसका मतलब तो यह है, यदि एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। इसका मतलब क्या है कि एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, और ये बढ़ रही है तो ये घटेगी। दो चीजें दे रखी हैं, दो चीजों का जब तुलना की जाए, तुलना की बात करते हैं, जब दोनों वस्तुएं एक साथ घट रही हैं या बढ़ रही हैं तो अनुक्रमानुपाती या सीधा अनुपात। जब दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे के, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है तो वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात। उसके आधार पर अपन सवाल देखेंगे। छोटी सी बात समझने वाली है। देखते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन से प्रतिलोम अनुपात हैं वो देखना है। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए, कोई कार्य है, इसका पहला पॉइंट है, कोई कार्य है जैसे कि अपन को खेत में कटाई करनी है। अपने पास 1 बीघा का खेत है और उसकी लावनी चल रही है, उसकी कटाई करनी है अपन को। अब हमारे पास है 5 आदमी, तो 5 आदमी काटते हैं उसको कितने में? 2 दिन में। यदि मैं उस खेत में लगा देता हूँ 10 आदमी, तो कितने दिन में काटेंगे? एक ही दिन में काटेंगे ना। मतलब जब मैंने मजदूरों की संख्या ज्यादा की तो समय कम लगा। जब मजदूरों की संख्या यदि मैं करता हूं 2, यदि 2 मजदूर लगाता हूं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका उल्टा है ना, यदि मजदूर ज्यादा करता हूं तो समय कम लग रहा है, यदि मजदूर कम करता हूं तो समय ज्यादा लग रहा है। तो कौन सी बात हो गई इसमें? आपस में विपरीत कंडीशन हो रही है ना। एक बढ़ा रहा हूं तो दूसरी घट रही है, दूसरी घटा रहा हूं तो दूसरी बढ़ रही है। इसमें जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये अनुपात होता है व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा? व्युत्क्रमानुपाती। ये पहला आंसर है। ठीक है, बड़ा आसान था। दूसरा देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। जैसे मान लीजिए, एक समान चाल से मैं जा रहा हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। मैं जा रहा हूँ कहाँ पर? कहीं पर भी जा रहा हूँ। जैसे किसी स्थान पर मुझे जैसे अलवर जाना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो मैं पहुँच रहा हूँ 2 घंटे में। यदि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर देता हूँ, तो जल्दी पहुँचूंगा या लेट पहुँचूंगा? जल्दी पहुँचूंगा ना। जब मैं अपनी गति बढ़ा रहा हूं तो समय कम लग रहा है, जब मैं गति कम कर रहा हूं तो समय ज्यादा लग रहा है। कैसा है? ये भी एक दूसरे के विपरीत है। तो कैसा हो गया ये भी यहां पर क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए एक कार जा रही है या फिर मैं बाइक से जा रहा हूं। जब मैं बाइक की स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? समय कम लगेगा। तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है? खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का, जैसे मान लीजिए मैं 1 बीघा खेत में कुछ अनाज बो रहा हूं और काटी गई फसल, तो जैसे 1 बीघा में हो रहा है कितना? 20 मन। तो यदि मैं अपनी जमीन को बढ़ाता हूँ, 2 बीघा में बोता हूँ, तो फसल भी कैसी होगी? बढ़ेगी। यदि जमीन बढ़ेगी तो फसल भी बढ़ेगी। दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो कौन सा होगा इसमें? अनुक्रमानुपाती। तीसरे वाले में हो जाएगा अनुक्रमानुपाती।
समानुपाती। चौथा देखिए, चौथा वाला क्या है? एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। देखिए अभी मैंने बात की थी एक निश्चित यात्रा में वाहन की चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये हो जाएगा व्यतक्रमानुपाती। यहां पर यह अनुक्रमानुपाती आएगा सेकंड वाला, इसको आप सही कर सकते हैं क्योंकि वहां पर चाल की बात नहीं की गई है। पांचवा देखिए, पांचवा है किसी देश की जनसंख्या और प्रतिवर्ती व्यक्ति का क्षेत्रफल। देखिए आप देश का क्षेत्रफल, देश का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है वो फिक्स है। यदि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन की स्वाभाविक सी बात है कमी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के हिस्से में जो पूरे अगर टोटल निकाले प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल, तो एक व्यक्ति के हिस्से में जैसे मान लीजिए 1 बीघा जमीन आ रही है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो जमीन का जो एक व्यक्ति का जो हिस्सा है वो कम होगा ना, इसका मतलब विपरीत बात हो गई। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कम होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये भी व्यतक्रमानुपाती हो जाएगा। जब चीजें एक दूसरे के विपरीत हो तो व्यतक्रमानुपाती, जब समान हो तो अनुक्रमानुपाती। बड़ा इजी क्वेश्चन है। दूसरा भी देख लेते हैं, ये पहला हो गया अपना, दूसरा देखते हैं। टेलीविजन गेम में शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं के समान रूप में वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्यतक्रमानुपाती है। देखिए पहले हमें कोई सारणी दे रखी है, उस सारणी को कंप्लीट करना है और उसके आधार पर बताना है। ये तो है विजेता, विजेताओं की संख्या दे रखी है और यहाँ पर पुरस्कार राशि दे रखी है। यदि एक विजेता है तो उसको मिलते हैं 1 लाख रुपए। यदि 2 विजेता हो गए तो उसको मिलते हैं कितने? 50,000 रुपए। ठीक है। यदि 4 होंगे तो कितने मिलेंगे? 5 होंगे तो कितने पैसे मिलेंगे एक व्यक्ति को? और कितने? 8 होंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? और कितना कितना दे रखा है? 8, 10, 8, 10, 20, 8, 10, 20। हमें यहाँ पर ये राशि ज्ञात करनी है कि कितनी कितनी राशि। जब एक व्यक्ति है तो उसको तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, जब 2 व्यक्ति हैं तो 50,000 रुपए मिलते हैं, 4 व्यक्ति होंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 5 व्यक्ति होंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, इस तरह से 10 व्यक्ति होंगे तो कितने कितने रुपए मिलेंगे उनको पुरस्कार के। देखिए इस बात का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति है तो 1 लाख रुपए, जब 2 व्यक्ति हुए तो पैसे कम हो गए 50,000 रुपए, जब 4 व्यक्ति बढ़े तो पैसे और कम होने चाहिए। तो ये कैसा है? तो ये व्यतक्रमानुपाती होगा। अतः सबसे पहले तो यही पूछ रहा है ना ये अनुक्रमानुपाती है या व्यतक्रमानुपाती, तो उसको बता देते हैं। हमें पता लग रहा है ना कि एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक वैल्यू को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घट रही है। तो अतः विजेताओं की संख्या और पुरस्कार राशि आपस एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती है। व्यतक्रमानुपाती है। पता लग गया ना हमें, एक वैल्यू घट रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो व्यतक्रमानुपाती हो गई। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं सभी का। जैसे 1/1 लाख है, इसको मैं इसके बराबर लिखना चाहूं तो कितना आएगा? 4 बटे में जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पर x, तो 4x, इसको गुणा करूंगा तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? x बराबर ये यहाँ पर आएगा व्यतक्रमानुपाती होगा तो कितना आएगा? x बटे में 4।
4/x आएगा यहाँ पर, सही तो कर रहे हैं अपन, और ये गुणा हो जाएगा 1,00,000 गुणा 4 करेंगे, भाग लगेगा इसमें, देखिए व्युत्क्रमानुपाती की बात जब हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति को तो 1,00,000 रुपए मिलते हैं, यदि उन 1,00,000 रुपए में यदि मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूं तो 1,00,000 में भाग किसका दूंगा, 1,00,000 में भाग दूंगा 2 का, तो कितना आएगा 50,000, 50,000, एक के हिस्से में 50,000 आएगा ना। यदि मैं 1,00,000 को बांटना चाहूं 4 में, 1,00,000 को बांटना चाहूं 4 भागों में, तो कितना कितना हिस्से में आएगा 25,000। जब चार विजेता होंगे तो कितने पैसे आएंगे, एक के हिस्से में 25,000 आएंगे। जब 5 होंगे तो 1,00,000 में किसका भाग लगा दूंगा, 1,00,000 में भाग लगा दूंगा 5 का, तब कितने कितने पैसे आएंगे 20,000, तब 20,000 पैसे आएंगे एक के हिस्से में। यदि मैं विजेताओं की संख्या 8 कर दूं, और पैसे तो फिक्स हैं, पैसे तो 1,00,000 रुपए ही हैं, यदि विजेताओं की संख्या बढ़ा दे तो कोई मतलब नहीं है, तो 8 कर देता हूं तो कितना आएगा 12,500 एक के हिस्से में। यदि मैं विजेताओं की संख्या 10 कर दूं तो कितना आएगा, एक के हिस्से में 10,000 आएगा। यदि मैं विजेताओं की संख्या 20 कर दूं तो एक के हिस्से में कितना आएगा, एक के हिस्से में आएगा 5,000 रुपए, एक के हिस्से में कितने पैसे आएंगे 5,000 रुपए। बड़ा आसान काम था ये भी, उस वाले लफड़े में नहीं पढ़ना 13.1 वाले में, ठीक है, ये ठीक रहेगा भाई। एक जब विजेता है तो उसको मिलते हैं 1,00,000 रुपए, पैसे फिक्स है, विजेता बढ़ रहे हैं, विजेता 2 हो गए तो पैसों का बंटवारा हो जाएगा, 4 हो गए तो और बंटवारा, 5 हो गए तो फिर पैसे कम होते जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। रहमान एक तीलियों की बात कर रहा है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, वह समान तीलियों का प्रयोग करना चाहता है, किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कोण बराबर हैं, निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तीलियों की संख्या दे रखी है और तीलियों के मध्य कोण का मान दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, इधर दे रखा है तीलियों की संख्या और कोणों का मान। जब तीलियों की संख्या 4 है तो कोण का मान कितना है, इस तरह से दे रखा है इसमें, देखते हैं कितनी कितनी देखिए। जब तीलियों की संख्या 4 है तो कोण का मान होगा 90 डिग्री दो तीलियों के मध्य। जब तीलियों की संख्या 6 बढ़ा देते हैं तो कोण का मान कितना हो जाएगा, तब कोण का मान हो जाता है 60। अब हमसे पूछ रहा है तीलियों की संख्या जब 8 हो तो कोण का मान क्या होगा, तीलियों की संख्या 10 हो तो कोण का मान क्या होगा, और तीलियों की संख्या कितनी, तीलियों की संख्या 12 हो तो कोण का मान कितना होगा। देखिए टोटल जो कोण का मान है वो कितना है 360 डिग्री। जो एक सर्किल होता है इसका यदि मैं 4 तीलियों में भाग करूं तो पूरे का मान, पूर्ण कोण कितना होता है, पूर्ण कोण होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर। अर्थात जो एक सर्किल होता है, एक पहिया होता है, उसके सभी कोण होते हैं 360 डिग्री के बराबर। जब मैं उसको 4 में भाग, 4 तीलियों के लिए, 4 तीलियों के लिए अर्थात 4 का भाग लग जाएगा तो कितने का कोण बनेगा 90 डिग्री का। यदि 6 तीलियों की बात करता हूं तो 6 का भाग लग जाएगा 6 तीलियों के लिए, ऐसे आप लिख सकते हैं सभी में। तो 360/6 कितने का आएगा 60 डिग्री का। ये दो उसने दे भी रखे हैं। अब आगे कैसे निकालेंगे 8 तीलियों के लिए,
8 तीलियों के लिए। इसको कैसे निकालेंगे? 360 में किसका भाग लगाना है? 8 का। कितनी बार जाएगा? 8 चौका 32, 4 शेष बचे, 8 पंच 40, 45। तो यहाँ पर कितना आएगा? 45 डिग्री। जब तीलियों की संख्या 8 बढ़ा दी जाती है पहिए में तो कोण कितने कितने के बनेंगे? 45 45 के। और क्या दे रखा है? 10 तीलियों के लिए, 10 तीलियों के लिए 360 में 10 का भाग लगा देंगे तो कितने कितने कोण आएंगे? 36 36 डिग्री के। यदि 12 तीलियां हो तो एक पहिए में 12 तीलियां हो तो 12 तीलियों के लिए कितना कितना डिग्री कोण आएगा? 360 में 12 का भाग लगा दीजिए, कितना कितना? 30 30 डिग्री का आएगा। ये 30 30 डिग्री का आएगा और ये 36 36 डिग्री का आएगा। ठीक है, यही बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है बस। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के कोण प्रतिलोम अनुपात में है? प्रतिलोम अनुपात में देखिए, ये बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं। कैसे हैं ये तो पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है? ये कोण और तीलियों की संख्या और कोण का मान कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। तीलियों की संख्या और कोणों का मान कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ऐसी कंडीशन में व्युत्क्रमानुपाती होती है। 15 तीलियों वाले पहिए के क्रमागत तीलियों के बीच कोण का मान परिकलित कीजिए। अब 15 तीलियों की ओर पूछ रहा है तो 15 तीलियों के लिए कितना हो जाएगा? 15 तीलियों के लिए 15 तीलियों के लिए 360 में किसका भाग लगाओ? अब 15 का भाग लगा दो। कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो 24 डिग्री। जब 15 तीलियां होंगी पहिए में तो एक कोण का मान होगा 24 डिग्री। ठीक है, ये हुआ अपना तीसरा क्वेश्चन। और भी दे रखा एक और है। यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच कोण का मान 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी? देखिए, कोण का मान पूछ रहा है, कोण का मान दे रखा है, तो आवश्यक तीलियां, जब ये थर्ड पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट। देखिए, जब कितने दे रखा है? 40 डिग्री कोण हो, जब 40 डिग्री कोण का मान हो तब तीली कितनी होंगी ये पूछ रहा है। तब तीलियों की संख्या, तो 360 तीलियों की संख्या में ज्ञात करनी है। कोण का मान उसने दे रखा है, क्या हो जाएगा दोनों का आपस में वज्र गुणा। तो 40x बराबर 360, x का मान हमें चाहिए तो 360 बटा 40, कितनी बार जाएगा? 9 डिग्री आएगा। इसका कितना कोण होगा? इसका 9 डिग्री कोण होगा। सॉरी, 9 तीलियां होंगी। कोण तो पहले दे रखा है, कितनी तीलियां होंगी? यदि 9 तीलियां हो, 9 तीलियां, 9 तीलियों के लिए 40 डिग्री कोण होगा। यदि पहिए में 9 तीलियां हो तो कितना कोण आता है? 40 डिग्री का आता है। अब देख लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। एक पूरे पहिए का जो कोणों का मान होता है वो होता है 360 डिग्री। यदि किसी डब्बे की मिठाइयों को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि 4 बच्चों की कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चों में कितनी मिठाई मिलेगी? देखिए, सारणी बनाते हैं पहले। बच्चों की संख्या और प्रत्येक बच्चे के लिए मिठाई, कितनी कितनी मिठाई मिलेगी एक बच्चे के लिए? जब 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है? 5 मिठाई। जब बच्चों की संख्या में 4 कमी कर दी जाती है, 4 कमी मतलब 24 माइनस 4 तो आएगा 20, तो मिठाइयाँ कितनी कितनी मिलेंगी ये पूछ रहा है। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसे। 24 बटे में 5 बराबर 20 बटे में x। ठीक है, अब क्या करेंगे?
बच्चों की संख्या और मिठाइयों को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ये गुणा कर सकते हैं हम इसको, बच्चों की संख्या को इससे गुणा करेंगे तो मिठाइयों की संख्या जाएगी, और इससे गुणा करेंगे तो मिठाइयों की संख्या जाएगी। 24 गुणा 5 बराबर 20 गुणा x, ठीक है। तो और हमें चाहिए x का मान, तो 24 गुणा 5 बटे में 20 बराबर x। 5 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 24 6 बार, तो x का मान कितना निकल कर आएगा 6, अर्थात एक बच्चे के हिस्से में कितनी मिठाई आएगी तब 6 मिठाई। तो x का मान 6, x बराबर कितनी मिठाइयाँ 6 मिठाई आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 5वां क्वेश्चन। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। वज्र गुणा होता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ समानुपात में। जब जैसे मैंने, आप कभी ये सोच रहे हो वज्र गुणा क्यों नहीं कर रहे सर, क्योंकि वो समानुपात में होता है, ये व्यतिक्रमानुपात वाली बात है। पशुशाला में पशुओं की संख्या दे रखी है, पशुशाला में पशुओं की संख्या और उनके लिए पर्याप्त भोजन। भोजन दे रखा है, कितने दिन चलता है, दिन में दे रखा है भोजन, ठीक है। देखते हैं, 20 पशु हैं तो 6 दिन चलता है। 20 पशु हैं तो 6 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है। यदि पशुओं में 10 और बढ़ा दें तो 20 कितने हो जाएंगे, 10 प्लस करेंगे तो 30 पशु हो जाएंगे। तब भोजन कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यतिक्रमानुपात वाली कंडीशन है, तो 20/6 और 30/x। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि व्यतिक्रमानुपात वाली जो कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं, आप इन दोनों को वज्र गुणा नहीं कर सकते। वज्र गुणा कब करते हैं, जब समानुपात वाली कंडीशन हो। इन दोनों को वज्र गुणा ना करके इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं, तो क्या आएगा 20 गुणा 6 बराबर 30 गुणा x। 20 गुणा 6 बटे में आ जाएगा 30 गुणा में है तो बराबर x। 6 से 30 कट जाए कितनी बार 5, और 5 से 20 कट जाए कितनी बार 4। x का मान क्या आ गया अपने पास, x का मान आ गया 4। जब 30 पशुओं की संख्या होगी तो भोजन कितने दिन चलेगा, 4 दिन, ठीक है। जब पशुओं की संख्या बढ़ रही है तो भोजन घट रहा है, ठीक है, कम होगा भोजन, स्वाभाविक सी बात है। तो दोनों कैसी कंडीशन है, व्यतिक्रमानुपात वाली कंडीशन है। तो आज अपन ने देखी 5 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे अगले वाले क्वेश्चनों की। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।